हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम खत्म कर लिया था। आज हम अपना उससे आगे का पार्ट करेंगे जॉइंट्स, और फिर उसके बाद के डिसीज। फिर हमारा आज ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब अपना पहले कौन सा टॉपिक करेंगे, हम जॉइंट्स करेंगे। जॉइंट्स क्या होते हैं पहले देखते हैं। जॉइंट्स, इट इज ए पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है जहां पे जॉइंट क्या होता है। देखिए एक पॉइंट होता है जहां पे दो बोन्स आपस में आके मिलेंगी, जिससे क्या होता है, जैसे हमारा हाथ है, ये हाथ पे एक एल्बो है, हमारी एल्बो पे एक जॉइंट है, यहाँ पे दो बोन्स आके मिली है, रेडियस अल्ना मिली होंगी और साथ साथ ह्यूमरस मिली होगी। तो एक जॉइंट है तो जो हमारा मूव कर रहा है, तो क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं जहां पे दो बोन्स आपस में आके मिलेंगी। ठीक है, इट इज अ पॉइंट एट विच टू बोन्स मीट, उस पॉइंट को बोलते हैं जॉइंट। अब बात ये इसके फायदे क्या है। देखिए सबसे बड़ा फायदा तो ये कि हमारे को मूवमेंट करने मत करना। अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स ना हो तो क्या होगा भाई, बिल्कुल हम एक सीधे पुतले के समान रहेंगे, हमारी हड्डियां बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, मूव ही नहीं कर पाएंगे। फायदा क्या होगा, जो हम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमारी बॉडी में, वॉकिंग, रनिंग, किसी भी काम को करने में, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने में, वो सारी किस वजह से रह पाती है, जॉइंट्स की वजह से रह पाती है। रनिंग में भी हम देखते हैं हमारे फुट वगैरह, फुट इवन नी और एल्बोज वगैरह भी मूव करती हैं। तो क्या होता है, वो जॉइंट्स की वजह से मूव कर रहे हैं। जैसे मेरे शोल्डर जॉइंट्स मूव कर रहे हैं, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट होता है, ये भी तो जॉइंट है शोल्डर, मेरा जो यहाँ से हाथ मूव कर रहा है। तो ये सारे क्या है, जॉइंट्स ही तो हैं, जिससे क्या होता है हमारे को मूवमेंट में ईजी कर देते हैं। तो सबसे पहला काम के इनके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन, सबसे पहली बात, हेल्प इन मूवमेंट। और बेसिकली यही तो हमारा मकसद था पहले पूरे चैप्टर का शुरुआत है, कि हमारी बॉडी में मूवमेंट्स कैसे होती है। भाई देखिए, जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो क्या करेंगी, फिर बाद में हड्डियों के साथ मूवमेंट करेंगी। हड्डियों के साथ जुड़ी होती है मसल्स, क्योंकि अगर क्या होगा, सिंपल हड्डी नहीं होंगी तो हमारा शरीर क्या होगा, एक बॉल के समान होगा जिसमें सिर्फ वाटर भर दें हम। जैसे मान लीजिए वाटर बलून है, वो क्या होता है, जैसे लुढ़कता रहता है, ऐसे ही होता है। लेकिन हड्डी वजह से हम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, वो मसल्स और हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। लेकिन मूव कराने के लिए जॉइंट में जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी तो मसल, अगर मान लीजिए जॉइंट ही नहीं हो तो हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, तो मसल्स कितनी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, हाथ मुड़ ही नहीं पाएगा। तो जॉइंट होना तो जरूरी है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी मसल, तभी तो हम हाथ को मूव कर पाएंगे। अगर जॉइंट यहाँ सीधा रहेगा, देखिए बिल्कुल ऐसे सीधा है, और मान लीजिए हड्डी बिल्कुल सीधी लगी, यहाँ पे जॉइंट नहीं है, तो मसल्स कितनी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, हाथ मूव ही नहीं करेगा। तो इसलिए जॉइंट का मूवमेंट में काफी अच्छा रोल होता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों लिख सकते हैं। तो ये इसका काम होता है बेसिकली। दूसरा, एक बुक में वर्ड लिखा हुआ है फिलक्रम, उसको देख लीजिएगा। इट जॉइंट्स एक्ट एज फुलक्रम। अब ये क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए बचपन में आपने सीसो वाला झूला देखा होगा, कैसा होता है वो, इस तरह से होता है। उसमें दोनों फट्टों पे एक बंदा बिठा देते हैं हम और झूलते हैं दोनों, इस तरह का तो होता है। तो ये जो होता है ना, ये जो है, जो ट्राइंगल्स है जिसके ऊपर पूरा झूला टिका है, इसको बोलते हैं फुलक्रम। तो क्या करते हैं, एक तरह से सपोर्ट करते हैं। दूसरा, लिवर्स वगैरह भी आते हैं, बस एक तरह से सपोर्ट करने का काम होता है बेसिकली इनका, कि भाई सपोर्ट करेंगे जॉइंट को। यहाँ पर जैसे फट्टा होगा, जैसे आप अगर मान लीजिए यहाँ पे ये फुलक्रम ना हो तो फट्टा ऊपर नीचे मूव कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे फुलक्रम की तरह काम करते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं फुलक्रम। ठीक है, याद रखिएगा इस ट्राइंगल को। तो इतनी चीजें समझे कि जॉइंट्स का काम क्या है, मूवमेंट मत करना। क्या काम करता है, एक्ट एज अ फुलक्रम। फुलक्रम क्या होता है, झूला होता है जो उसके नीचे फट्टा लगाता है, जो उनका मूवमेंट मदद करता है फट्टे की। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं फुलक्रम। तो आगे देखते हैं आप, आगे क्या देखें हम, टाइप्स ऑफ जॉइंट। सबसे पहले टाइप्स ऑफ जॉइंट, क्योंकि हमारी बॉडी में कई टाइप के जॉइंट है। हर जॉइंट जरूरी नहीं कि इतना फ्लेक्सिबल हो कि मूवमेंट करा पाए। कुछ बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कराते हैं, कुछ थोड़ी मूवमेंट कराते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा मूवमेंट कराते हैं, जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के जॉइंट हैं। सबसे पहले जो जॉइंट आते हैं वो होते हैं हमारे फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट,
दूसरे टाइप के हमारे जो आते हैं वो आते हैं हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट, और तीसरे टाइप के हमारे जॉइंट आते हैं उनको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। इनका एक एक नाम और होता है। सबसे पहले देखते हैं कौन कितनी मूवमेंट कराते हैं। ये वाले बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कराते, नो मूवमेंट। जैसा हमने बताया था कि कुछ कम मूवमेंट कराते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कराते और कुछ हद से ज्यादा कराते हैं। तो ये उस वजह से जो बिल्कुल भी नहीं कराते। नो मूवमेंट, फिक्स्ड बोल सकते हैं, फिक्स रहता है अपनी जगह पे। दूसरे कार्टिलेजिनस जॉइंट शो स्लाइट मूवमेंट, ये थोड़ी सी मूवमेंट शो कर देते हैं, शो स्लाइट मूवमेंट, ठीक है। और तीसरे साइनोवियल जॉइंट, ये होते हैं हमारे भाई पूरी बॉडी में जितने भी मूवमेंट करने वाले हाथ पैर में जॉइंट है जिनसे हम एक्सट्रीम मूवमेंट करते हैं, पूरी बॉडी मूव करती है। जैसे हमारी नेक मूव कर रही है तो नेक में भी जॉइंट है, हाथ मूव कर रहा है, यहाँ पे सारे साइनोवियल जॉइंट है जो अच्छी खासी मूवमेंट शो करते हैं। शो ग्रेट, मतलब ज्यादा मूवमेंट शो करते हैं, ग्रेट मूवमेंट, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे थोड़ी सी हम। इनका एक एक नाम और होता है, उसको भी लिख लीजिए। इसका नाम होता है सिनार्थ्रेसिस, सिन आर थ्रेसिस, थ्रेसिस, ठीक है। इसका नाम होता है एम्फीआर्थ्रेसिस, और इसका नाम होता है डाईआर्थ्रेसिस। एक और नाम है इनका, एक एक नाम और होता है, डाई आर्थ्रेसिस, ठीक है। एक बार ऐसे लिख लीजिए, एक बार इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं साथ साथ। देखिए जैसे हमारा स्कल बोन होता है, स्कल में क्या होता है हमने बताया था एक हड्डी नहीं होती, काफी सारी हड्डियां होती हैं भाई। खोपड़ी में देखते हैं तो हमारे खोपड़ी में सामने की तरफ ये हड्डी होती है फ्रंटल, ये वाली हड्डियां होती हैं, फिर पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल हड्डी होती है। तो काफी सारी हड्डियां होती है आपस में किससे जुड़ी होती हैं। आप सर में क्या आपने अगर मूवमेंट देखी कि सर की एक हड्डी ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, कंकाल मूव कर रहा है सर का, ऐसा तो कभी नहीं होता ना, वो तो फिक्स रहता है अपनी जगह पे। तो वहां पे क्या होता है, एक तरह का जॉइंट होता है जो कभी मूव नहीं करता, उसको बोलते हैं हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। और जो लाइनिंग बनी होती है उसको बोलते हैं सूचर्स। तो फाइब्रस जॉइंट के अंदर कौन से आएंगे, सूचर्स एग्जांपल आते हैं, सूचर्स इन स्कल, ये फाइब्रस जॉइंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बाकी आप आगे जाएंगे तो आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। एग्जांपल ऐसी है, जो सूचर्स इन स्कल है वो कभी मूव नहीं करते, फिक्स रहते हैं अपनी पोजीशन में। उनमें क्या होता है, व्हाइट फाइबर्स भरे होते हैं, फाइबर्स भरे होते हैं, इससे क्या होता है, फिक्स हो जाता है बिल्कुल वो, और मूव नहीं करता, इसलिए उन्हें बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। दूसरे आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसके बारे में एग्जांपल की बात करें तो इसके कई एग्जांपल हैं, देख लीजिएगा। पहली बात आपने रीढ़ हड्डी को देखी है, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट शो कर पाते क्या हम, नहीं, और बहुत मीडियम मूवमेंट शो कर पाते हैं। ऐसा नहीं भाई हाथ की तरफ कैसे मर्जी घुमा दें, हम रीढ़ हड्डी को नहीं घुमा सकते। जैसे हम हाथ को ऐसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ये हमारे हाथ की मूवमेंट होता है, लेकिन हड्डी को घुमा सकते हो इतने फ्लेक्सिबली नहीं घुमा पाओगे। तो रीढ़ हड्डी में होता है काफी थोड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है, वहां पे इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत मिलती है। तो इसलिए वहां पे क्या बोलते हैं हम, वहां पे कार्टिलेजिनस जॉइंट है, यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इंटरवर्टिब्रा, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये हो गया, और दूसरा लिख सकते हैं आप यहीं पे, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, जो हमारा भाई एब्डोमिनल रीजन होता है, जो हमारी हिप बोन होती है, आगे की तरफ क्या होता है ना, उनमें एक जॉइंट होता है, दो हिप बोन आपस में। हमने बताया था आपको, प्यूबिक बोन बताई थी ना, पे ऊपर उसके एक एरिया होता है जहाँ पे हेयर निकलते हैं, प्यूबिक हेयर बोलते हैं हम, उस एरिया को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ पे हेयर निकलते हैं। देखिए इस तरह की होती है, ये बोन होती है हमारी, ये हमारी कॉक्सल बोन थी,
ये हमारा एरिया था, इसको एरिया बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहां से भी एक और बोन आएगी कॉक्सल की, तो यहाँ पे होती है जुड़ी होती है आपस में, यहाँ पे इस तरह। ये जो पूरा एरिया होता है ना, इसे बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसमें भी बहुत कम मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, कॉक्सल बोन है, कॉक्सल बोन या फिर इनोनिमेट बोन बोलते हैं इसे, ये आपको पता ही है, पहले बताया हुआ है। ठीक है, अब बात इतना तो कंप्लीट हो गया इसके एग्जांपल। अब बात आती है इसके पहले तो टाइप्स पढ़ेंगे हम, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे और चीजें। पहले इतना नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसको आप आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह सारे। हाँ तो देखिए आगे स्टार्ट करते हैं, हम साइनोवियल जॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता चली गया भाई, आप हमारी बॉडी में बाकी जहां भी मूवेबल जॉइंट होंगे ना अच्छे खासे, हाथ में, पैर में, एल्बो जॉइंट हमारा, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, इवन हमारे जो यहाँ पे नेक में जॉइंट होता है, वो सारे जॉइंट हमारे होंगे साइनोवियल जॉइंट होंगे। अलग अलग तरीके के होते हैं, इवन फिंगर्स में भी होते हैं, जो फिंगर्स मूव कर पा रही है, यहाँ पे हमारे साइनोवियल जॉइंट्स हैं। तो इन जॉइंट्स को हमें पढ़ना है, पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़ते हैं। साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि जॉइंट होता क्या है, वो पॉइंट जहां पे दो बोन्स आके मिलती हैं। तो पहले उसको स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले ऊपर की तरफ से एक बोन ऊपर की तरफ से आएगी, एक बोन नीचे की तरफ से आएगी। भाई ऐसे होगा, एक बोन ऊपर से एक नीचे से, दो बोन्स तो मिलेंगी। जरूरी नहीं होता कि हमेशा ऊपर नीचे से ही हो, मतलब समझ लीजिए कि दो बोन्स आएंगी एक पॉइंट पे और वहां पे मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये वो स्ट्रक्चर देखिए उसकी। ये दो बोन्स है, सबसे पहले देखिए। अब इन बोन्स के ऊपर क्या होता है ना, एक तरह का कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या होता है, एक सिंपल सा कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, जैसे बोन होती है। बस फर्क क्या होता है, इसमें अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं दोनों में। बोन्स में ओसिन प्रोटीन होता है, ओएसिन, और इसमें कार्टिलेज में कॉन्ड्रेटिन प्रोटीन होता है। सेल्स भी दोनों की अलग अलग टाइप की होती है। बस फर्क क्या होता है, बोन में एक्स्ट्रा कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं जिससे वो हार्ड हो जाती है। कार्टिलेज में ऐसा नहीं होता, जिससे वो सॉफ्ट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्टिलेज हमारा 3 टाइप का होता है, उसमें से एक कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कौन सा, हाइलिन कार्टिलेज। इसको बना लीजिए, ये हाइलिन कार्टिलेज लिख लीजिए। कार्टिलेज के 3 टाइप होते हैं, कार्टिलेज के 3 टाइप, हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रस। ठीक है, हाइलिन आपको कहां कहां मिलेगा, ये हमारी जो रिब्स होती हैं सामने की तरफ, जो हमने बताया था रिब केज में, वहां पे मिलता है। रिब्स में, बोन एंड में, बोन्स के एंड पे, ये जो बोन का एंड है ये बोन्स एंड। ठीक है, इलास्टिक आपको कहां मिलेगा, ईयर में, ईयर में लिख लीजिए। और आपको यहां ये कहां मिलेगा, फाइब्रस वाला, ये मिलता है प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। भाई जो भी जॉइंट है, फाइब्रस जो भी कार्टिलेज जॉइंट होगा, सब में कार्टिलेज जो प्रेजेंट होती है तभी तो वो मिलता है। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है वहां पे, जहां भी कार्टिलेज जॉइंट होगा ना वहां पे व्हाइट फाइब्रस होता है। देखिए कौन कौन से होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। प्यूबिक सिम्फाइसिस आपको पता है क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे 2 कोक्सल बोन मिलती है। दूसरा या एक होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, ये 3 कार्टिलेज के नाम लिख लीजिए आप, ये तीनों काम आते हैं। इसका एक एग्जांपल बहुत है, ये बॉक्स में बना लीजिए। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज होता है, इसको मैंने रेड कलर से बना दिया, 2 बोन। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बाहर की तरफ 2 बोन्स को जोड़े रखने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है इस तरह से।
इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये भी किसी का होगा, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन के फाइबर्स बनते हैं और उन फाइबर से पूरी मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं या फिर जो भी स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। इसके आगे आगे फाइबर बन गई, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे हम? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे। दूसरा, इस मेम्ब्रेन, इसको क्या बोला था हमने? हाइलिन कार्टिलेज। दूसरा, अब बात आती है इसके ऊपर क्या होता है, एक कैप्सूल और होता है, कैप्सूल का कवर, जो पूरी स्ट्रक्चर को ढक के रखता है, कवर रखता है। इसको बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल, ठीक है, जॉइंट कैप्सूल। कि भाई इसकी प्रोटेक्शन करनी बहुत जरूरी है और इस तरह से बनाया जाता है जॉइंट को, ताकि जॉइंट को ताकि मजबूत भी रहे और अच्छे से मूवमेंट भी दे हमारे हाथ पैर को। वरना क्या होगा, अगर अच्छे से नहीं बनाएंगे तो या तो टूट जाएगा, या अगर ज्यादा ढंग से टाइट टाइट करके बना दिया तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी सही से। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी होता है यहाँ पे, तो इसलिए काफी अच्छे से कवरिंग भी की जाती है और साइज में मेंटेन की जाती है। अब बात आती है जो प्लेस बचा बीच में। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं भाई, क्या हुआ नॉर्मली अगर यहाँ पे कुछ नहीं भरा, सिंपल बोन्स रख दी, तो क्या हुआ यहाँ पे बोन, जब भी जॉइंट में मूवमेंट होगी ये बोन्स आपस में घिसेंगी, और जब घिसेंगी ना तो इनमें सूजन आने का डर है। मतलब क्या होगा, बोन में फिर सूजन आ जाएगी, और सूजन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? आइटिस। तो ऑस्टियाइटिस हो जाएगी यहाँ पे, आर्थराइटिस वगैरह। आर्थराइटिस क्या होता है? बोन में सूजन आना। यहाँ पे फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन इन बोन्स। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड भर देते हैं। इस फ्लूइड का नाम क्या होगा? साइनोवियल फ्लूइड। काम क्या करेगा? पहली बात तो इस कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देगा। दूसरा, यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। फ्रिक्शन मतलब घिसेंगी नहीं आपस में, ना घिसेंगी तो बोन में आर्थराइटिस हो जाएगी, यानी बोन्स में सूजन आ जाएगी, जो कि ना है, तो इसलिए ऐसा होता है। जिन लोगों के सूजन आ जाती है उनके इसी वजह से आती है कि बोन्स में आपस घिसने लगती है, वहां पे उनकी ओल्ड एज में ज्यादा होता है प्रॉब्लम, ठीक है। क्या इस फ्लूइड का क्या बोला हमने? साइनोवियल फ्लूइड। काम क्या है इसके? दो काम है, फ्रिक्शन को कम करना, रिड्यूस फ्रिक्शन, और दूसरा काम क्या है इसका? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू हाइलिन कार्टिलेज। याद रखिए, कार्टिलेज में उसकी वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती, मतलब ब्लड सप्लाई जो होती है, ब्लड वेसल्स की, आर्टरीज, वेन्स, जबकि बोन्स के अंदर होती है ब्लड वेसल्स की सप्लाई, आर्टरीज में नहीं होती। तो इसलिए उसको न्यूट्रिशन देने के लिए अलग से यहाँ पे फ्लूइड बनाया गया है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू कार्टिलेज। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं कार्टिलेज को। ये दो काम है इसके। तो ये होती है हमारी पूरी स्ट्रक्चर। ये बोन्स थी हमारी, बोन, साइनोवियल फ्लूइड, बाहर के साइनोवियल मेम्ब्रेन, हाइलिन कार्टिलेज, और ये हर बोन की एंड में लगी होती है कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, साथ ही साथ बाहर का जॉइंट कैप्सूल। ये होता है पूरी स्ट्रक्चर ऑफ हमारा साइनोवियल जॉइंट को। एक बार इसे बना लीजिए, फिर अब इसके टाइप्स देखते हैं, ठीक है। इसे और बना लीजिए। तो देखिए आगे करते हैं इसको, अब इसके टाइप्स करते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, आगे इसके टाइप्स देखते हैं। इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। पहले समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला टाइप होता है हमारा बॉल सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट के टाइप है। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे होता है ना, एक सॉकेट होता है, उसके अंदर एक बॉल फंसा दे। जैसे मान लीजिए हमारा, जैसे मान लीजिए सॉकेट है, इसके अंदर हम एक बॉल फंसा दें और इस तरह मूवमेंट हुए, तो इसको बोलेंगे बॉल सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ कहाँ पे होता है हमारा? एक तो हमारा हुआ शोल्डर में होता है, और दूसरा हमारा थाइज में होता है। भाई हमारे जहाँ पे फीमर हमारी कॉक्सल बोन में फंसती है ना, वहां पे बॉल सॉकेट जॉइंट होगा। और दूसरा ये हमारा इस पे होता है, शोल्डर जॉइंट पे। तो दो एग्जांपल याद रखिएगा इसके, शोल्डर जॉइंट और थाई जॉइंट। फीमर
इन कॉक्सल बोन। नी मत बोलिएगा क्योंकि नी पे अलग होता है, ठीक है। तो समझ गए कैसे होता है। एक बॉल सॉकेट होगा, एक जगह पे सॉकेट बनेगा इस तरह से, और वहीं दूसरी जगह पूरी इसके अंदर बॉल आके फंसेगी। ये होता है बॉल सॉकेट। एग्जाम्पल, शोल्डर, जॉइंट और हिप जॉइंट। हिप जॉइंट या पेल्विक जॉइंट आप नाम दे सकते हैं इसको, अलग अलग नाम। इसको पेक्टोरल जॉइंट, इसको पेल्विक जॉइंट, ठीक है, समझ जाइएगा। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, इसको ऐसे कर लीजिए, लाइन डाल लीजिए। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा हिंज जॉइंट। भाई जैसे आपने घर के दरवाजे देखे हैं, घर के दरवाजों में क्या होता है, वो क्या होता है, जो हमारे घर की चौखट होती है उसमें कुंडे लगा देते हैं और उसमें फिक्स कर देते हैं। फिर दरवाजा क्या होता है, ऐसे ऐसे मूव कर पाता है बस फिक्स पोजीशन में। तो वहां पे क्या होता है, कोनों पे हिंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हिंज हो गया दरवाजा, और बस अब ऐसे मूव करेगा फिर ऐसे मूव करेगा, खोल या बंद। इसके अलावा ऊपर नीचे, नीचे बाएं दाएं बाएं तो कहीं नहीं जाएगा ना, सिर्फ ऐसे ही तो मूव करेगा। तो इसी को बोलता है हिंज जॉइंट। इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, जैसे कि आपको बताया कोहनी, यही हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट का। एक ये वाला और एक हमारा नी जॉइंट। पैर में भी आप मूव करके देखिएगा, सिर्फ पैर को आप नी जॉइंट से आगे पीछे मूव कर पाएंगे, लेफ्ट राइट नहीं मूव कर पाएंगे। तो बस जिसमें एक ही प्लेन में मूवमेंट हो जाए, ये हमारा मान लीजिए एक प्लेन है पूरा, इसी में मूवमेंट हो जाए, वो बोलते हैं हमारा हिंज जॉइंट। ये एक जगह पे पॉइंट हिंज होगा जैसे दरवाजा होता है, और फिर मूवमेंट होगी प्लेन में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इसके लिए आप दो बार एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर ऐसे बना लीजिए, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर मैं एक फंसा दूं दूसरा गोला, तो ये क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा और ऐसे मूव करेगा। ये मेरा हिंज जॉइंट है। कहाँ कहाँ मिलेगा, एल्बो में। इसके भाई एग्जांपल जरूर याद रखिए। ये वाला एग्जाम, ये जो क्वेश्चन होता है ना ये जॉइंट का, ये कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स में और बोर्ड्स में भी आया हुआ है। मैचिंग करने को आती है, एग्जाम्पल देते हैं एक साइड नाम देते हैं साइनोवियल जॉइंट का, मैचिंग करनी होती है कौन सा किस टाइप के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल जरूर अच्छे से याद कर लीजिए, साथ साथ ही कर लीजिए। एल्बो जॉइंट, और दूसरा कौन सा है हमारा, नी जॉइंट, घुटने वाला। अब उसके बाद आता है हमारा अगला, उसके बाद आता है हमारा सैडल जॉइंट। कर लेते हैं सैडल जॉइंट। इसकी खासियत क्या है, इसमें क्या होता है भाई, एक जॉइंट होगा उसमें एक कॉन्केवेक्स सरफेस होगा, एक कॉन्केव होगा, उसमें पूरा मूवमेंट होगी। दिखाते हैं आपको, इसका बना के डायग्राम देखिए। एक साइड ये होगा, ऐसे इसके नीचे की तरफ होगा, इस तरह से सरफेस होती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरा घूम सकता है, इस तरह से पूरा घूम सकता है। इसका एग्जांपल कहां मिलता है आपको, जैसे हमारी मेटाकार्पल्स होती है, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस ऑफ थंब, या फिर कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। भाई यहाँ पे मेटाकार्पल और ये भाई कार्पल और मेटाकार्पल, इन दोनों के बीच में जैसे हमारा थंब है, ये कार्पल्स के ऊपर मेटाकार्पल थंब की मूव कर पा रही है प्रॉपर, लेकिन आप किसी उंगली की घुमा के देखिए, वो पूरी नहीं घूम पाएगी ढंग से कार्पल्स के ऊपर, लेकिन थंब की घूम जा रही है ना। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिए, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। एग्जाम्पल इसका अच्छे से याद कर लीजिएगा। कंफ्यूजन क्या होती है यहाँ पे ना, ये काफी अच्छे से घूम पाता है ऑलमोस्ट, ये मान लीजिए काफी अच्छा रोटेशन ले पाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स सरफेस होता है और एक कॉन्केव होता है। रेसिप्रोकल लिखते कैसे, रेसिप्रोकल, कॉन्केव, कॉन्वेक्स सरफेस। और इसमें मूवमेंट क्या होती है, दो प्लेन्स के अंदर होती है मूवमेंट, टू प्लेन मूवमेंट।
जैसे भाई नी जॉइंट में तो एक ही प्लेन में होती है, यहाँ पे दो जॉइंट, भाई ऐसे भी घूम पाएगा वो और ऐसे भी घूम पाएगा। तो ये दो प्लेन देखिए सर्कल, ये पूरा ध्यान देखें तो ये पूरा 3D सर्कल है, ये 3D सर्कल, ये दो प्लेन में नहीं जा रहा भाई। एक तो ऊपर की तरफ ये वाला प्लेन बन गया एक, और एक ऐसे वाला प्लेन बन गया, तो दो प्लेन में नहीं है सर्कल पूरा। कोई भी आप ऐसा एरिया वाली जिसमें भी 2D होती है ऑब्जेक्ट, सारे 2D एरिया में घूम पा रहे हैं। 2D एरिया में जो भी आएगा वो हमारा दो प्लेन के अंदर आता है, तो दो प्लेन के अंदर नहीं आ जाएगा। एक बार ऐसे भी जा रहा है इस प्लेन में, पूरे दो प्लेन में आ जाते हैं, टू प्लेन मोशन मूवमेंट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना, इसलिए एग्जांपल क्या है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद कर लेते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट। चलिए पहले कॉन्डाइलर जॉइंट कर लेते हैं। कॉन्डाइलर जॉइंट, भाई देखिए यहां तो बाय कॉन्केव थे, एक कॉन्केव भी सरफेस था एक साइड ही, एक ही उस बोन पे कॉन्केव भी है कॉन्वेक्स भी है। यहां पर क्या होगा, एक साइड या तो कॉन्केव होगा और दूसरी साइड कॉन्वेक्स होगा। क्या लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखिए एक साइड कॉन्केव सरफेस होती है बोन की कुछ थोड़ी सी, और दूसरी साइड से कॉन्वेक्स सरफेस आ जाती है उसी बोन की, मतलब दूसरे बोन की। इस तरह से होता है, ये कॉन्केव ये वाली कॉन्वेक्स, तो आपस में एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। यहां पे आता है एक ही बोन पे कॉन्वेक्स भी थी कॉन्केव भी थी, यहां पर एक पे कॉन्केव होगी एक पे कॉन्वेक्स होगी। भाई इसको थोड़ा सा इस वाले जॉइंट से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये थोड़ा अलग है, इसमें काफी प्लेन में मूवमेंट हो जाती है। जो हाथ है हमारा शोल्डर जॉइंट काफी अच्छे से अलग अलग प्लेन्स में मूवमेंट कर जाता है, जबकि ये वाला इतने मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसकी फिक्स होती है भाई, बस हो जाती है, फिक्स हो जाती है कि बस शेप हो जाती है कि कॉन्वेक्स कॉन्केव के अंदर फिक्स हो जाता है। इसका एग्जांपल कहाँ मिलेगा आपको, भाई हमारे मैंडिबल और टेम्पोरल बोन के जॉइंट। भाई हमारा जैसे हमारा मैंडिबल का जबड़ा, यहाँ पे क्या होता है, इस साइड में क्या होता है, ये यहाँ पे कॉन्वेक्स जॉइंट होता है और टेम्पोरल बोन के कॉन्केव जॉइंट में फिक्स हो जाता है। दिखाते हैं आपको, यहीं पे बना लेते हैं। जैसे ये हमारा मैंडिबल है, भाई फिलहाल के लिए हम नॉर्मल से बना रहे ड्राइंग, और यहाँ पे हमारी टेम्पोरल बोन होती है, ये टेम्पोरल है और ये मैंडिबल है, लोअर जॉ, जो हमारे जबड़ा ने नीचे वाले जो मूव कर रहा है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए ये जो बन रहा है ना ये वाला, ये हमारा कॉन्डाइलर जॉइंट। इसको उससे लिख देता अलग से, ठीक है। ये जो बना कॉन्केव और कॉन्वेक्स से बना जो कॉन्डाइलर जॉइंट, पहला तो एग्जांपल आ गया। दूसरा एग्जांपल इसका आप कहां मिलेगा, ऐसे देखिए, पहला एग्जांपल हमने दे दिया भाई, मैंडिबल एंड टेम्पोरल। याद रखिएगा एक जॉइंट मतलब एक जॉइंट दो तीन जॉइंट का एग्जांपल होता है, मतलब एक पॉइंट नी जॉइंट इसमें भी आ जाता है और आगे भी आ जाता है कहीं कहीं जगह, ठीक है। तो जरूरी है कि एक जॉइंट अगर इसके अंदर आ गया तो इसके अंदर नहीं आ सकता, याद रखिएगा एग्जांपल। दूसरा चलिए एक याद रखिएगा, दूसरा यहां पे लिख लेते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। भाई देखिए जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा होती है ना उसका नाम होता है एटलस, उसमें क्या होता है हमारा जो हेड होता है वो फिक्स हो जाता है, कॉन्डाइल होता है, उसमें भी कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस होते हैं, ऐसे हेड हमारा आगे पीछे जाता है ना, तो हमारी एटलस और ऑक्सीपिटल बोन की मूवमेंट होती है। तो यह जॉइंट को नाम क्या देते हैं, एटलेंटो, या फिर सिंपल भाषा में देते हैं आपके लिए एटलस एंड ऑक्सीपिटल जॉइंट, पिटल जॉइंट, ठीक है। आसान भाषा में लिख दिया आपके लिए। ये भी हो गया। इसके बाद कर लेते हैं हम ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट
कितने होंगे, 5 जाएंगे, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा होता है भाई? ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है, सिंपल सा होता है, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर ग्लाइड करती है, आपस में मतलब घिसते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती जाएगी। ये वाला जॉइंट कहाँ मिला आपको? कार्पल्स मिलता है, बिटवीन कार्पल्स। एक कार्पल्स क्या होती है आपस में, एक कार्पल दूसरे कार्पल के ऊपर तो घिसती है जब मूवमेंट होती है रिस्ट की, और या पैर में भी टार्सल्स होती है, वहां पे मिलती है। तो क्या बोलते हैं इसको? बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। एग्जाम्पल में लिख देंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स थे भाई। बिटवीन, और लिख दे डेफिनेशन भी, वन बोन ग्लाइड ओवर अदर, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर ग्लाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए, बिटवीन कार्पल्स, पूरे बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स, सॉरी बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स, ठीक है। इन जॉइंट्स के ऊपर बना लीजिए। अभी कुछ जॉइंट्स और बचते हैं, इसके काफी सारे एग्जांपल होते हैं भाई, काफी सारे तरीके के जॉइंट होते हैं साइनोवल जॉइंट हमारे, तो एक बार इसे बना लीजिए। 5 तो हो गए, अभी एक दो तरीके का और बच रहे, एक तरीके का और, ठीक है, इसे बना लीजिए। पूरा बंद कर दिया ब्रैकेट में, ये लीजिए। इसका है, कौन सा किसके अंदर आ रहा है, पूरा आपको कंप्लीट टेबल है। ये टेबल के भाई सारे एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं पेपर में, मैचिंग करने को आती है क्वेश्चन की पूरी, ठीक है। ये बना लीजिए एक बार इसे। पहले भाई यहां से एक बार इस वाले एग्जाम्पल को मिटा दीजिए, ये वाला इसमें नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सारा आपका ठीक है, बार इसे नोट कर लीजिए। हाँ, से ये वाला मिटा दीजिएगा, यार थोड़ा गलती हो गई थी, बाकी पूरा ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अब आपने कर लीजिए एक बार पूरा, देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, इतना कर लीजिए, ठीक है। इसका हम आगे, अब इसके आगे 2-3 जॉइंट और पढ़ते हैं, इसका ये टॉपिक हमारा पूरा जॉइंट से खत्म हो जाएगा। बस यहाँ पे एग्जाम्पल गलत था, बाकी सारा ठीक है, बड़ी गलती हो जाती है कई बार, ठीक है। आगे देखते हैं, अब उसके लिए क्षमा चाहते हैं भाई, आगे देखते हैं। अब बाकी हमारे कौन कौन से बचे? पाइवट जॉइंट बचे, बस पाइवट जॉइंट और देख लीजिए। इसमें खासियत क्या होती है भाई, देखिए पाइवट जॉइंट क्या होते हैं, आप जमीन में कील लगा दीजिए, कील लगा दीजिए और उसमें धागा बांध दीजिए। अब क्या होगा, आप धागे को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, कील के एक्सिस पे तो मूव करेगा, कील के साथ साथ मेन उसकी एक्सिस क्या है, कील के चारों तरफ मूव करेगा। तो यही होता है हमारा पाइवट जॉइंट, एक फिक्स एक्सिस होगी, उसके चारों तरफ कोई चीज मूव करेगी, ऐसे मूव कर सकती है, पूरा भी मूव कर सकती है, डिपेंड करेगा, लेकिन एक फिक्स एक्सिस के अलावा मूव करती है सर्कल में, ठीक है। इसे बोलते हैं पाइवट जॉइंट। जैसे बोन मूव अराउंड फिक्स एक्सिस, ठीक है। बोन मूव करेगी फिक्स एक्सिस के। जैसे कहां का एग्जांपल मिलेगा इसका? इसका भाई एग्जांपल मिलता है आपको खोपड़ी में। खोपड़ी में क्या होता है भाई, देखो फर्स्ट तो हम जो हमारी सेकंड वर्टिब्रा होता है एटलस, तो फर्स्ट होती है, सेकंड कौन सी होती है हमारी, एटलस और एक्सिस, सेकंड एक्सिस होती है। तो क्या होता है, ये दोनों ऐसी होती है भाई, ये हमारी एक्सिस एटलस होती है इस टाइप की, ये हमारी एटलस वर्टिब्रा होती है, ठीक है, एटलस। उसके बाद और ये हमारी एक्सिस होती है, ये हमारी एक्सिस वर्टिब्रा होती है। तो क्या होता है, जब हमारी हेड की रोटेशन इस तरह से होती है ना, ये तो इस टाइप की जब भी रोटेशन होती है तो उसमें क्या होता है, जो हमारी एटलस है वो एक्सिस के ऊपर मूव करती है, इस तरह से ऐसे मूव करेगी और ऐसे मूव करेगी, लेकिन एटलस एक्सिस के ऊपर ही मूव करेगी। एटलस जो है इसमें फिक्स होती है, ऐसे से रोटेट करती है। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए फिक्स है हाथ के चारों तरफ। अब देखिए
ये पूरी ऐसे ऐसे मूव करेगी ऊपर वाली, ये बीच वाली तो ये तो फिक्स है, ये मूव कर रही है ना, तो इस हिसाब से बनता है हमारा जॉइंट। इसकी एक्सिस पे तो मूव कर रही है, तो ये होता है हमारा पाइवट जॉइंट। ठीक है, बिटवीन, पहला एग्जांपल तो लिखिए इसका, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। दूसरा एग्जांपल इसी का लिख लेते हैं, इसका आता है रेडियस और अल्ना। देखिए हाथ में आप देखिए, ये हाथ है हमारा, हाथ में हमने बताया था कि जो थंब की तरफ होती है ये वाली रेडियस होती है, नीचे वाली अल्ना होती है। तो हाथ को आप ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करने में क्या होता है देखिए, तो जो हमारी रेडियस होती है ना वो अल्ना के ऊपर मूव कर रही होती है, एक फिक्स एक्सिस, अल्ना को फिक्स एक्सिस मान लेते हैं, और रेडियस के चारों तरफ मूव कर रही होती है ऐसे ऐसे, मतलब एंगल पे सर्कल में मूव कर रही है उसके। देखिए ये सर्कल में मूव करती है रेडियस, अल्ना फिक्स है लेकिन रेडियस मूव कर रही है, तो इसी को बोलते हैं, ये भी हमारा पाइवट जॉइंट के अंदर एग्जांपल आता है। फर्स्ट तो ये हो गया, ये सारे नीट में पूछ जाते हैं। दूसरा आएगा हमारा बिटवीन रेडियस अल्ना। रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, ये हो गया। एक और देख लीजिए बस, लास्ट है हमारा इलिप्सॉइड जॉइंट। वो जो हमने पीछे एग्जांपल लिखवाया था ना वो इधर आएगा, वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई थी। देखिए इसमें खास क्या होती है भाई, यहाँ तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस थे कॉन्डाइल वगैरह में, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा भाई गोला बन जाएगा बोन्स का, ये पूरा गोला हो गया, और ये पूरा नीचे से फिर ये भी पूरा ओवल जैसा होगा, ओवल शेप होती है यहाँ पे। ठीक है, इलिप्स शेप, जैसे इलिप्स होता है ना हमारा अंडाकार जो होता है, ऐसे बन जाता है यहाँ पे। तो क्या होता है बोलते हैं यहाँ पे, इसका एग्जांपल क्या था, एग्जांपल देती है रिस्ट कलाई होती है, इसमें क्या होता है काफी प्लेन्स में मूवमेंट, 2-3 प्लेन्स में मूवमेंट होती है। रिस्ट में जो होता है हमारा ये वाला जॉइंट होता है बिटवीन, पहला एग्जांपल तो यही हो गया रिस्ट, और दूसरा हो गया हमारा बिटवीन एटलस और जो हमारा कॉन्डाइल है सर का, जो हमारे लिए ना एटलेंटो कॉन्डाइल जॉइंट, एटलेंटो ऑक्सीपिटल, वो यही है, एटलस एंड कॉन्डाइल जॉइंट। आप अपना लिख लीजिए कहाँ पर रहेगा, कॉन्डाइलर। जो हमारे सर के कॉन्डाइल होते हैं, डाइकॉन्डाइल की बोलते हमने सर को, वो एटलस के ऊपर ऐसे ऐसे आ जाता है कि उसके इलिप्स बन जाते हैं, और वो इसके ऊपर यहाँ पे मूव करता है, कॉन्डाइलर जॉइंट, कॉन्डाइल ऊपर। तो ये आता है हमारा इलिप्सॉइड जॉइंट के अंदर, यहाँ पे कॉन्डाइल वर्ड आता है तो इसलिए कंफ्यूजन होती है, लेकिन इसी अंदर आता है। ठीक है, इसे लिख लीजिए, यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट पूरा इसका खत्म हो जाता है। अब हमारा आएगा नेक्स्ट डिजीज पढ़ लेते हैं इसके, डिसऑर्डर्स। जॉइंट्स पूरा खत्म हो गया, ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर उसका स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा डिजीज का पार्ट। ठीक है, देखिए ये हमने लिख लिया होगा, अब आगे देखते हैं। आपको इसके चैप्टर की डीपीपी मिलेगी, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके क्वेश्चन जरूर करिएगा। जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे, पेपर में जरूर आते हैं, जॉइंट्स और डिजीज। देखिए अब टॉपिक क्या है, डिसऑर्डर्स या डिजीज, जो मर्जी बोल लीजिए। डिसऑर्डर्स 4-5 डिसऑर्डर है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला डिसऑर्डर है हमारा मैजेस्थीनिया ग्रेविस, थीनिया ग्रेविस। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, पहली बात एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे होते हैं, जो एक बार बॉडी के अंदर हो जाए ना, जिसके बाद क्या होता है हमारी खुद की बॉडी की जो WBC है ना, वो हमारी बॉडी की सेल्स को मारने लगती हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो WBC है वो बाहर की कोई सेल आएगी तो उसे मारेगी, लेकिन यहाँ पे होता है अपनी बॉडी सेल्स अपनी बॉडी के सेल्स को मारने लगती है। जो हमारी बॉडी की सेल्स है वही आपस में एक दूसरे दुश्मन बन गए। जैसे एक देश में रह के उस देश के लोग उसी देश के लोगों को मारने लगे, जैसे इंडिया में रह के लोग और देश और लोगों को मारने लगे, यहाँ के रहने वाले लोगों को दूसरे, तो वो क्या हो गया, ऑटो इम्यूनिटी हो गई। ऐसे यहाँ पे होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जहां वो रह रहे हैं वहीं के लोगों को मारेंगे, ये है। ठीक है, मैजेस्थीनिया ग्रेविस, इट इज
इसको भाई कहीं भी रिलीजियस से लिंक मत कर लीजिएगा। मतलब वही है कि हमारे भाई जो जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे लोगों को मारेगा, जहाँ रहेगा उसी थाली में छेद करेगा, जिसने थाली में खाया उसी में छेद। इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें होगा क्या, जो हमारी न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस थी ना भाई, जहाँ पे हमारा क्या होता था, न्यूरॉन से सिग्नल आता था मसल्स पे, फिर मसल्स में क्या होता है, वो मसल्स पे सिग्नल आके वहां से एसिटाइल कोलिन वगैरह रिलीज होके अंदर केमिकल जाता था, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती थी, तब हमारी बॉडी में मूवमेंट होती थी स्केलेटल मसल्स की हेल्प से। लेकिन किसी वजह से अगर वो मस्कुलर जंक्शन ही खराब हो जाए तो क्या होगा, न्यूरॉन से कितना सिग्नल आता रहे, जब मसल्स के जंक्शन ही खराब हो गए तो मसल्स तक सिग्नल जाएगा नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी नहीं, मूवमेंट होगी नहीं, उस टर्म को बोलेंगे, वहीं पे हो जाएगा, उस पॉइंट को बोलेंगे पैरालाइसिस। उस एरिया में क्या होगा, फिर हमारा पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि वहां की मस्कुलर जंक्शन खराब हो गई। तो इन विच न्यूरो, इस वर्ड को ध्यान से लिखिएगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या फिर इसे ही मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं, इज डिजेनरेटेड, मतलब ये खराब हो जाएंगी। जंक्शंस आर काफी सारी होती है ना, तो आर डिजेनरेटेड। ठीक है, ये होता है इसमें। सेकंड डिजीज आती है हमारी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। भाई ये एक जेनेटिकल डिजीज है। मतलब क्या होता है, अगर किसी के एक को डिजीज हो गई तो उसकी पीढ़ी में आगे तक फैलते चल जाएगी, उसके बच्चों में, उसके पोतों में, आगे धीरे धीरे फैलती चल जाएगी। तो उस टाइप के डिजीज को बोलते हैं हम जेनेटिकल डिसऑर्डर, जो कि एक जगह, एक पॉइंट से दूसरे जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलती हैं। इसमें होता क्या है, इन विच मसल्स डिजनरेट, मतलब यहाँ पे मसल्स ही खराब हो जाएगी। पहले में न्यूरॉन्स का जंक्शन खराब हो रही थी, अब के मसल्स ही खराब हो गया। तो मसल्स ही खराब हो गई तो मूव क्या करेगा, फिर मूव करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, मसल्स डिजनरेट। तो ये भी खतरनाक बात है, मसल डिजनरेट। ठीक है, तीसरा वर्ड आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, याद रखे भाई, जहां पे कहीं पे भी आईटिस लिखा हो ना, ITIS, इसका मतलब होता है सूजन या इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आर्थ लगा मतलब बोन्स का क्या लगा, आर्थ वर्ड यूज करते हैं बोन्स के लिए। तो बोन्स में किसी तरह की सूजन आना, उसको बोलेंगे इन्फ्लेमेशन बोन्स। जहाँ के क्या होगा फिर जॉइंट्स में, बोन्स में कहा है बेसिकली जॉइंट्स में सूजन आती है, जॉइंट में सूजन आ जाएगी तो बोन्स में जॉइंट्स मूव नहीं कर पाएंगे। फिर जब भी मूव करेंगे तो उनमें दर्द होगा। ऐसा बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी ओल्ड पीपल में। तो वहां पे होता है कि साइनोवियल जॉइंट धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और बोन्स आपस में घिस रही होती है उनकी, क्योंकि भाई बीच का जो फ्लूइड होता है ना, साइनोवियल फ्लूइड, वो कम होने लगता है, बोन्स आपस में घिसती हैं तो सूजन आ जाती है उनमें, और फिर उन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जिससे फिर चलने वगैरह में पेन होता है। ठीक है, तो लिखते हैं इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। ठीक है, अगली डिजीज आती है हमारी गाउट। सूजन तो यहां पे भी आएगी भाई, आर्थराइटिस में तो सूजन नॉर्मली ओल्ड एज की वजह से आती है, या कई बार कैल्शियम की कमी से भी आ जाती है थोड़ी बहुत, या फिर साइनोवियल फ्लूइड वगैरह निकल जाए ओल्ड एज में, जो जॉइंट्स होते हैं थोड़े वीक हो जाते हैं तब। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल रीजन होगा कब, गाउट में क्या होता है, हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स है ना, वहां पे यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा। बेसिकली यूरिक एसिड कब ज्यादा बनता है हमारी बॉडी में, जब हम प्रोटीन वगैरह के डाइट ज्यादा लेते हैं। प्रोटीन वगैरह की डाइट ज्यादा होगी तो बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, लिवर से बनता है। यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो बॉडी में ज्यादा, एक किडनी की भी एक लिमिट होती है कि वो इतना ही एक्सक्रीट कर सकती है बॉडी से बाहर। उसके बाद क्या होगा, बॉडी में इकट्ठा होने लग जाएगा, और इकट्ठा कहाँ पे होगा, जॉइंट्स में। फिर जॉइंट्स में पेन होएगा, इन्फ्लेमेशन यहाँ भी आएगी, और इन्फ्लेमेशन आर्थराइटिस में आती है, लेकिन रीजन अलग अलग है। वहाँ ओल्ड एज या वीक जॉइंट्स की वजह से आ रही है, यहाँ पे वो इकट्ठा हो जाएगा, क्या कहते हैं, यूरिक एसिड। यहाँ पे भाई इन्फ्लेमेशन वीकनेस की वजह से आ रही थी, भाई जॉइंट्स खराब हो रहे थे, यहाँ पे इन उसमें यूरिक एसिड की वजह से आएगी इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन
इन जॉइंट्स, भाई यहाँ पे वीकनेस और कैल्शियम की कमी से आती है, जो जॉइंट्स वीक हुए थे यहाँ पे उसकी वजह से आएगी, यूरिक एसिड की वजह से, ठीक है। इन जॉइंट्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड की वजह से। और यूरिक एसिड कब बनता है ज्यादा, जब हम प्रोटीन डाइट को ज्यादा कर ले, तो इस वजह से हमारे को दिक्कत आती है, ठीक है। अगली डिजीज आती है ऑस्टियोपोरोसिस। पोरेसिस, भाई इसका तो नाम से पता चल रहा है, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरेस मतलब बोन में, पोर मतलब होता है छेद होना, तो बोन्स वगैरह में छेद हो जाए, वीक हो जाए, वीकनेस ऑफ बोन। कोई चीज वीक कब होती है, भाई मान लीजिए सिंपल सी बात, मान लीजिए आपका घर है, घर आपका किससे बना हुआ है, ईंटों से बना होगा, मैं घर की ईंटें निकाल रख दूँ धीरे धीरे, तो क्या होगा, घर वीक हो जाएगा ना, छेद भी आ जाएंगे बहुत सारे। ऐसी बोन में होता है। बोन्स बेसिकली कैल्शियम से बनी होती हैं, और उसका कैल्शियम ही निकलने लग जाए, धीरे धीरे डिजनरेट लग जाए, तो बोन्स कम हो, बोन्स में वीकनेस आ जाती है। ऐसा कब होता है, ज्यादातर ये तो ओल्ड एज में जाके हो गए, ओल्ड एज प्रॉब्लम है ये भी, इट इज ओल्ड एज डिसऑर्डर, पहले तो ओल्ड एज डिसऑर्डर है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से होता है। भाई कैल्शियम निकाल रहे हैं, जिस चीज की बोन्स बनी है उसको आप निकाल लेंगे तो क्या बचेगा फिर उसमें, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। और ये किस वजह से होती है, या तो ओल्ड एज में होगी, दूसरा रीजन होता है मदर्स, वो जो लेडीज वगैरह में होता है, क्या होता है जब एक बार उनके मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन वगैरह होता है उसका लेवल कम हो जाता है, और यही रीजन होता है कि उनमें ज्यादा आती है प्रॉब्लम। और ये नॉर्मल जो एस्ट्रोजन होता है बॉडी में कैल्शियम लेवल मेंटेन करके रखता है, वो कम हो जाता है बाद में मेनोपॉज के बाद, तो यहाँ पे फिर दिक्कत आती है। और इन फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है। और ये भी किस एज में होता है, ये भी 45 और 50 की एज में जाके होता है, तो वही मतलब हो गया ओल्ड एज मेनोपॉज, ठीक है। किसकी कमी होता है मेनोपॉज, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक। ये भी हो गया गाउट। तो ये आपकी सारी डिजीज है। एक और लिख लीजिए लास्ट, टिटैनी। देखिए दो वर्ड आते हैं, एक टिटैनी आता है, एक टेटनस आता है। टेटनस अलग बात है, टेटनस वगैरह इन्फेक्शन उससे बैक्टीरिया वगैरह से होता है, ये टिटैनी की बात कर रहे हैं। टिटैनी होता है एक वो, टेटनस होता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, ये हो रहा है हमारा कि बॉडी में कैल्शियम की कमी से होता है। क्या होता है, आपने जैसे देखा होगा वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, डेफिनेशन लिखी बुक में, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन आवर बॉडी ऑर्गन ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है। आपने डेड बॉडी देखी होगी, डेड बॉडी क्या होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो ना बहुत सख्त हो जाती है, एक नॉर्मल इंसान की बॉडी से थोड़ी ज्यादा सख्त हो जाती है। उसमें क्या होता है, कैल्शियम का लेवल थोड़ा कम रहता है, जिस वजह से क्या होता है, कैल्शियम लेवल कम रहता है तो साइन पूरा से बॉडी एक बार कॉन्ट्रैक्ट रह जाती है, आगे से एटीपी आती नहीं है, तो जिस वजह से क्रॉस आर्म का जो ब्रिज होता है, क्रॉस ब्रिज, वो ब्रेक होता नहीं है, तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट रह जाती है। उस चीज को हम बोलते हैं रिगर मोर्टिस। तो वहां पे भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही रिलेशन रहेगा, कैल्शियम की कमी रहती है, जिस वजह से क्या होता है, क्रॉस ब्रिज और क्रॉस आर्म वगैरह में प्रॉपर सही से ब्रिजिंग नहीं हो पाती, एटीपी वगैरह नहीं आ पाते और प्रॉब्लम रहती है। देखिए सिंपल क्या रहता है, कैल्शियम की कमी, सब देखिए कैल्शियम की कमी से ये दिक्कत क्या होगी, देखिए सिंपल सी बात है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, आप सिंपल समझिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उसमें क्या होता है, कैल्शियम लेवल भरा रहता है, कैल्शियम को स्टोर रखते हैं, और बाकी ब्लड में भी फ्लूइड होता है, ठीक है। अगर ब्लड में भी कैल्शियम लेवल होता है, अगर इन केस बाहर कैल्शियम लेवल कम हो जाए ना, जैसा कि होगा बॉडी में डेफिशिएंसी होने पे, तो क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपने आप कैल्शियम रिलीज होने लग जाता है, अपने आप कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, अपने आप कैल्शियम रिलीज होगा, जो उनके अंदर अपने जो स्टोर्ड है पहले से ही वो रिलीज होगा, जिससे क्या होगा, मसल में जाके वो अब भाई ट्रोपोनिन के साथ मास्क करेगा और बाइंडिंग साइट को अनमास्क करेगा मायोसिन के साथ,
भाई पूरी स्लाइडिंग फिलामेंट थोड़ी काम करेगी और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी, अचानक से वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, बिल्कुल बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये किस वजह से हुआ? कैल्शियम की कमी से। भाई जो बाहर ब्लड का कैल्शियम लेवल है ना वो कम हुआ है, याद रखिएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उतना का उतना कैल्शियम ही है, वो बस बाहर के कम होने की वजह से उसने अपना रीच कर दिया, वो होल्ड नहीं कर पाया। होल्ड करने के लिए उसके बाहर भी कैल्शियम रहना जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं, रीजन समझ गया कैसे हुआ कि बाहर का कैल्शियम लेवल कम हुआ तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपना छोड़ दिया मसल के अंदर, उसकी वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई और उसी बोला हमने वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और किस वजह से हुआ? कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम था, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कम होने की वजह से, ठीक है। लैक बोल दीजिए, डेफिशिएंसी बोल दीजिए, लैक भी लिखा होता है बुक में, वर्ड डेफिशिएंसी दोनों चल जाता है, लैक और डेफिशिएंसी लिख दीजिए, ठीक है, कैल्शियम की कमी से। तो ये सारी आपके डिजीज हैं, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद ही हमारा यहाँ पे ये चैप्टर एक बार सब नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर अब खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसके बाद हम धीरे धीरे चलते रहेंगे। यहाँ पे फिलहाल ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, हमने सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करिए, और इससे बाहर कोई टॉपिक ना तो बोर्ड में आता है और ना ही एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से कवर होती रहेंगी आपकी, देखते रहिए। थैंक यू।